हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ड पॉइंट में। आज से आपकी एनटीपीसी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें कि आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपके लगातार 30 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न वृत्त में कौन सी एडी प्लस कौन सी बीडी का मान क्या होगा। यानी कि आपको ये वाले कोण प्लस ये वाला कोण का मान बताना है, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों के कोण के योग का मान बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको कोण दे रखा है, कोण ओ सी डी दे रखा है 30 अंश का। देखिए इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 प्रमेयों का प्रयोग करना पड़ेगा इस सवाल में। 3 प्रमेय कौन कौन सी यूज करनी पड़ेंगी। तो देखिए पहली प्रमेय क्या है कि समान भुजा के सामने कोण समान होता है। तो इसमें समान भुजा कौन कौन सी है। देखिए ये आपका क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। तो इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होगी, हर कंडीशन में समान होगी। तो यानी कि ये वाली भुजा जो है ओ सी और ओ डी क्या होंगी, आपकी बराबर होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि समान भुजा के सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये कोण 30 का है तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 30 का ही हो जाएगा। क्लियर। और अभी आपको क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जब हम बात करेंगे त्रिभुज ओ सी डी में, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इसमें से दो कोण हमें पता चल गए, 30 अंश प्लस 30 अंश। तो ये कोण कितने का बचेगा, यानी कि सी ओ डी कोण कितने अंश का बनेगा। तो 180 में से हम 30 प्लस 30 यानी कि 60 घटा देंगे, तो ये कितने का बचेगा, तो ये बचेगा आपका 120 अंश का। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोण आपका कितने अंश का आ गया, 20 अंश का। दो प्रमेयों का यूज हम कर चुके हैं। तीसरी प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी वृत्त में यदि कोई एक जीवा है तो इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण उस केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी इसी जीवा के द्वारा बना कोण जो परिधि पे बनना है, ये वाला कोण इसी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र में बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। ठीक है। और इसी जीवा के द्वारा यदि कोई दूसरा कोण भी बनाया जाए वृत्त की परिधि पे, तो वो कोण भी क्या होगा, इस कोण का क्या होगा, आधा ही होगा। और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको इसी तरह की कंडीशन यहाँ दी गई है। तो ये कोण जो दे रखा केंद्र पे बना कोण का क्या होगा, ये आधा होगा। यानी ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, तो 60 अंश का। और ये वाला कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, तो 60 अंश का हो जाएगा। पूछा क्या आपसे, इन दोनों कोणों के योग का मान पूछा है। तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 अंश। यहाँ 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर है। क्लियर। आपको सारी थ्योरम समझ में आ गई होंगी जो जो इसमें यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो प्राकृतिक संख्या का योग 8 है तथा उनके विलोम का अंतर कितना है, 2/15 है। तो वे संख्याएं क्या हुई। तो देखिए इस टाइप के सवाल में आपको एक्स और वाई मानने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करें। ठीक है। तो ऑप्शन की सहायता से आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी आप ट्रिक यूज करिए कि ऐसी संख्या देखिए जिनका उल्टा करने पर एलसीएम कितना आए। तो जो संख्या नीचे दे रखी थी वो, यानी कि बटे में संख्या होगी वो, यानी कि 15। तो चेक कर लेते हैं, 1/3 और 1/5 का एलसीएम कितना जाएगा, 1/15। और इनको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, तो 8 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए जोड़ने पे तो 8 आ रहा है, व्युत्क्रम का अंतर कितना आना चाहिए, 2/15 आना चाहिए। तो इसका व्युत्क्रम कितना जाएगा, 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3 और 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/5। इनका अंतर कर लें कितना जाएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 के तो कितना बचेगा, 2 बटे में इन दोनों गुणनफल यानी कि 15। तो अंतर कितना आ गया, 2/15। यही आपसे बोला है कि 2/15 अंतर होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारी संख्या होंगी वो कितनी होंगी, तो 3 और 5 होंगी। ठीक है। आपको ऑप्शन की सहायता से इस सवाल को करना होता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी पक्षी का संबंध हवाई जहाज से है तो मछली का संबंध किससे होगा। आपको पता है कि पक्षी क्या है, पक्षी और हवाई जहाज दोनों ही आसमान में उड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मछली के साथ में आएगी, और वो मछली कहाँ रहती है, तो मछली पानी में तैरती है। तो पानी में तैरने वाली चीज़ कौन सी है इनमें से, मछुआरा, सोफा, नाव या चश्मा। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, नाव। तो मछली और नाव दोनों कहाँ रहती हैं, पानी में। और पक्षी और हवाई जहाज दोनों कहाँ उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं आसमान में। क्लियर।
अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन है, ओलेग कोनोनेगो जो वर्ष 2024 में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने, वह किस देश से संबंधित है? जापान, रूस, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। बात करें रूस की, तो रूस के संबंध में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे रूस में एक झील है, उसका नाम है बैकार झील। ठीक है, बैकार झील को क्या बोलते हैं? इसको साइबेरिया का मोती बोलते हैं, साइबेरिया का मोती। देखिए जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें क्या है, जीके जीएस आपकी काफ़ी ज़्यादा नंबर की आती है, तो आपको जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो जहाँ से आपको जीके जीएस पढ़ने को मिले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर की जीके जीएस आती है। इसके अलावा रूस के संबंध में क्या नोट करिए आप कि रूस की एक तो राजधानी नोट कर लीजिए। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और उसकी मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है आपकी रूबल। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें कि रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो किस देश में है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ है? रूस में ही। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा क्या है? येन, डॉलर, युआन या फिर क्या? आपको पता ही है जापान की मुद्रा क्या है? ये। बात करें डॉलर, डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो यूएसए की। युआन कहाँ की है? तो चीन की है। और क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो क्यात आपकी म्यांमार की है। ठीक है, क्यात कहाँ की है? क्यात आपकी म्यांमार की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। देखिए 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बच रहा है? तो 5 शेषफल बच रहा है। तो देखिए एक तरीका इसका ये है कि आप 24, 30 और 54 का एलसीएम ले लीजिए, और जो कि आपका कितना आएगा? 1080 आएगा, और उसमें 5 जोड़ दीजिए, 1085 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना होता है एग्जाम में। आपको क्या करना होता है? आपको डिविजिबिलिटी वाली थ्योरम का यूज करना होता है इसमें, यानी कि विभाज्यता के नियम का प्रयोग करके आप इसको आंसर को निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखिए 30 से भाग देने पर यदि 5 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, जो कि आपके इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, 54 से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो 54 के फैक्टर जो कितने होते हैं? तो 9 गुणा 6 होते हैं। तो 9 से हम भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? 5 ही आना चाहिए। तो 9 से भाग देने की शर्त क्या होती है? क्या नियम होता है उसका? कि उसके अंकों का योग 9 मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 1 और 8 9 और 5 14, इसके अंकों का डिजिट सम यानी अंकों का योग कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, जो कि हमारे शेषफल के बराबर आ रहा है। इसको चेक करते हैं, तो 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 22 का 2 और 2 4। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 4, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 5। तो जब हम किसी संख्या में 9 से भाग कर रहे हैं और शेषफल हमारा 5 आ रहा है, तो उस संख्या के अंकों का योग भी कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो फिर आप वही तरीका अपनाइए कि इसका एलसीएम ले लीजिए। 24, 30 और 54 का एलसीएम कितना जाएगा? 1080, और 5 से इस पर है तो 5 ऐड कर दीजिए, कितना बचेगा? 1085। क्लियर, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। डी सी बी ए का संबंध डब्ल्यू एक्स बाई जेड से है, तो आई जे के एल का संबंध किससे होगा? देखिए डी का संबंध किससे दर्शाया है? डब्ल्यू से। आपको बताएगा अंग्रेजी वर्णमाला में डी और डब्ल्यू क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे ही सी और बाई क्या होते हैं? सी और एक्स क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। बी और बाई भी विपरीत होते हैं, ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी आपको संबंध दर्शाना हो विपरीत से दर्शाना है। तो आई का विपरीत क्या होता है? आई का विपरीत होता है आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ। यानी आर क्यू पी ओ आपका क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जो कि आपको विषम है उसी को आपको चुनना है। बल्ला,
अंपायर, स्टंप या फिर गिल्ली। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? तो इसमें विषम हो जाएगा आपका अंपायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके खेलने के सामान है, जबकि ये तो आपका अंपायर क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में संबंध सूचीबद्ध है। आपको पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्रीय, राज्य और संबद्ध सूची। तो आपको बताना है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है और अस्पताल है औषधालय ये किस सूची में है, केंद्रीय में है, राज्य में है, संबद्ध में या फिर विश्व में। तो यहाँ पे किस सूची में आता है? तो ये आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको पता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 7वीं अनुसूची में क्या है, आपकी 3 प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संबद्ध सूची। बात करें कि राज्य सूची में कितने विषय आते हैं, तो राज्य सूची में जो विषय आते हैं वो कितने आते हैं? 61 विषय आते हैं। और संबद्ध सूची में कितने आते हैं? तो 47 विषय आते हैं। जबकि केंद्रीय सूची में कितने आते हैं? तो 97 विषय आते हैं। केंद्रीय सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और संबद्ध सूची के विषयों पर दोनों सरकारें यानी राज्य भी और केंद्र भी आपका कानून बना सकता है। बात करें सम्मति सूची की, तो सम्मति सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मति सूची को शामिल किया गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं। बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश की स्थापना जो की गई थी वो खिज्र खां के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1414 में। तो सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1414 से लेकर 1451 तक। क्लियर? पहला शासक कौन था? तो खिज्र खां ही था। क्लियर? सैयद वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश के बाद में वंश आया था आपका लोधी वंश। सैयद वंश आपका दिल्ली सल्तनत काल का चौथा वंश था। सबसे पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति से दोगुनी तथा बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे तो वह कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। ए को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखिए मान लीजिए जो दिन लग रहे हैं पहले 5 दिन और बाद में लग रहे हैं 4 दिन, ठीक है। कुल समय हमने मान लिया कुल जो काम है हमारा वो 4 और 5 का एलसीएम 20, तो कुल काम हमने कितना मान लिया? 20, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं? तो शुरू में काम करते हैं 5 दिन में, 5 दिन में पूरा काम कर देते हैं 20 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में करेंगे 4 काम, 5 20/5 यानी कि 4 काम। क्लियर? और बाद में जो दोनों लोग काम करते हैं, दोनों लोग कब? जब ए अपनी गति का दोगुनी गति से यानी कि 2a और बी अपनी गति के आधी गति से यानी कि b/2 से काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं? ये 4 दिन लेते हैं। काम कितना करते हैं? काम तब भी ये 20 करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करेंगे? तब एक दिन में करेंगे तो 5 काम करेंगे। क्लियर? जब ये नॉर्मल गति से काम कर रहे तब एक दिन में 4 काम कर रहे थे, जब इनकी स्पीड में चेंज हुआ तो एक दिन में ये 5 काम कर रहे। क्लियर? यानी कि a प्लस बी बराबर 4, 2a प्लस b/2 बराबर 5। हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखिए a प्लस बी बराबर 4, ठीक है। इसमें फिर आपको यहाँ पे कर लीजिए 2a प्लस b/2 बराबर कितना निकल के आया था? यहाँ से 5 निकल के आया, ठीक है। यदि हम इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b बराबर 8। क्लियर? अब समीकरण इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को हटा दीजिए, ठीक है। यानी कि इस वाले में इसको हटा दीजिए, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इससे खत्म, और ये हो जाएगा आपका 2b माइनस के b/2 बराबर 8 माइनस के 5 बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 माइनस के 1 यानी कि 3/2b बराबर 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा आपका एक बार, तो b बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2। b की वैल्यू कितनी मिल गई? तो b की वैल्यू मिल गई आपकी 2। इसका मतलब ये हुआ कि b एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो b एक दिन में कर रहा है 2 काम। जब b एक दिन में 2 काम कर रहा है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा a प्लस बी बराबर 4 था,
ए प्लस बी बराबर कितना था 4, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 माइनस के 2 यानी कि 2। इसका मतलब ए भी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए भी एक दिन में 2 काम करता है। अब काम कितना करना है, पूरा 20 काम करना है। आपसे पूछा यही तो है कि ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, 20 काम करने में कितना समय लगेगा, तो ए का एक दिन में काम कितना है 2, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा 20/2 यानी कि 10 दिन। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो तरीका मैंने आपको समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ए प्लस सी का मान ए प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यदि समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो आप वही वैल्यू आप इसमें रख लीजिए। तो वैल्यू पुट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले एक रख के देखिए आप, जब इसमें एक रखेंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा, यानी कि जब आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो देखिए समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से आपका यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो ये इधर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों तरफ से समीकरण क्या है संतुष्ट हो रहा है। बस आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो ए प्लस सी की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस 1 बटे में बी की जगह कितना रखेंगे 1, इनके 2/1 बराबर में 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ठीक है, विषम बताना है 133, 253, 231 और 209, इसमें भिन्न कौन सा होगा। देखिए जब आप इसको चेक करेंगे गौर से तो आपको दिखाई देगा कि ये जो संख्या है यानी कि 2, 4 और 3, ये क्या है आपके सब 11 से विभाजित है। ठीक है, जबकि ये जो संख्या आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली ये आपकी 11 से विभाजित नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इन अन्य सबसे भिन्न हो जाएगा। 11 की भाज्यता का नियम क्या वो कहता है कि जैसे कि 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस के बीच वाली संख्या, 5 माइनस के 5 कितना हो गया 0। तो विषम स्थान वाले अंकों का जो योग है और सम स्थान वाले जो अंकों का योग है, दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 9 2 11, 11 माइनस के 0 कितना हो गया 11, 1 और 2 3, 3 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 0। तो या तो अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल यानी कि गुणज होना चाहिए। क्लियर, जबकि इसमें ऐसा नहीं, 3 और 1 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा, यहाँ बचेगा 1 जो कि 11 से विभाजित नहीं है। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 से विभाजित नहीं है, बाकी ये तीनों आपके 11 से विभाजित हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किसी विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा, मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। देखिए सर्वप्रथम पहले व्यक्ति कौन थे जो विदेशी थे और जिनको भारत रत्न मिला था, वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के निवासी थे। इनके संबंध में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था, लाल कुर्ती दल का इन्होंने क्या किया था गठन किया था। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये पहले व्यक्ति थे, प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। बात करें नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम में पूछी जाती रहती है। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। अब बात करें मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मिला था आपको 1979। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा 1979 में। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त। अनुच्छेद 22(6), अनुच्छेद 19(7) या फिर अनुच्छेद 22(7)। तो ये किस में है, तो ये आपका अनुच्छेद 22(7) के अंतर्गत है, निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने का प्रावधान। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, cos 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू साइन 90 माइनस के cos 45 प्लस के cos 60 का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखिए और गुणा करके इसका आंसर निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। गुणा में दे रखा है साइन 90 या साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस cos 45 होता है 1/√2 और आपका cos 60 जो कि आपका होता है 1/2। ठीक है, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी तभी आप इसको कर पाओगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 प्लस आधा कितना हो जाता है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 प्लस 1/√2। क्लियर। ऐसे 1 प्लस आधा 3/2 माइनस के 1/√2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर भी यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। जब इसका वर्क करेंगे कितना जाएगा 9/4। इसका वर्क करेंगे ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से 9, यहाँ से आपका 2, यानी कि आप कितना जाएगा 7/4। क्लियर। 7/4 क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है सीरीज में, CLHQMB और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सी के बाद में कितना आया एच आया, एच के बाद में क्या है एम आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है प्लस के 5 हुआ है, यहाँ से यहाँ तक प्लस के 5 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ प्लस के 5 होगा, यानी कि एम में जब +5 करेंगे तो कितना आएगा आर, यानी कि पहला लेटर क्या आना चाहिए आपका आर आना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है। शान 55 का है, साथिया 5 वर्ष छोटा है, तो साथिया कितने साल का हो जाएगा, साथिया हो जाएगा आपका 50 का, और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है यानी कि 50 साल का हो जाएगा, बालन से 6 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब बालन कितने साल का हो जाएगा, तो बालन हो जाएगा आपका 44 साल का। ठीक है, तभी 6 वर्ष बड़ा हुआ है। अब देखिए आगे, बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है, तो देवन कितने साल का हो जाएगा, देवन हो जाएगा 7 वर्ष छोटा यानी कि 37 साल का। क्लियर। देवन और शान की आयु के बीच में अंतर कितना है, देवन और शान, शान कितने का है 55 का, और देवन कितने का है, तो देवन है आपका 37 का, दोनों का अंतर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा आपका 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था, 1890 में, 1910 में, 1907 या फिर 1992। ब्रिटिश भारत का पहला था वो कौन सा था, वो आपका था जमशेदपुर स्टील प्लांट, जमशेदपुर। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है ये आपका झारखंड में है। ठीक है, और बात करें जमशेदपुर स्टील प्लांट जो कब स्थापित किया गया था 1907 में। और बात करें कि जमशेदपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपका स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है आपका जमशेदपुर स्टील प्लांट। जमशेदपुर जो शहर है वो भी आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। सभी को पता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, सॉरी पहला यूरोपीय कौन था, वो पुर्तगाली ही था, जो कौन था वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा। ठीक है, जो कब भारत आया था, जो आपका 1498 में भारत आया था, 1498 में भारत आया था। कहाँ पर उतरा था, तो ये कोच्चि यानी कि केरल के तट पर उतरा था। ठीक है, जिस समय ये उतरा था 1498 में, उस समय केरल का राजा कौन था, तो उसका नाम था जमोरिन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संचयी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या है, यानी ये जो आपका दे रखा है डेटा है इसका आपको समांतर माध्य बताना है। संचयी बारंबारता दे रखी है आपको, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं,
देखिए ये जो आपकी अंतिम वैल्यू दे रखी है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम n मानते हैं, ठीक है। n बराबर कितना है 30, तो n/2 कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। वो आपको क्या मिल गया n/2 की वैल्यू मिल गई 15। अब देखिए 15 वाली लाइन, 15 के आसपास वाला डेटा देखिए, 15 के आसपास वाला डेटा कौन सा हो जाएगा 20, यानी 15 से आपको ज़्यादा वाला देखना है, तो 15 से ज़्यादा वाला कौन सा हो जाएगा आपका 20। और 20 के जो ऊपर लिखा होगी संख्या वही आपकी क्या बन जाएगी समांतर माध्य। 20 के ऊपर यानी कि 15 से जो अगली संख्या होगी 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20। तो 20 के जो ऊपर जो संख्या लिखी होगी यानी यहाँ पे जो लाइन में लिखा हुआ वही आपका क्या बनेगा, वही आपका समांतर माध्य बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का समांतर माध्य क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3.0। क्लियर। इसको देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने में कुल योग 5 या 3 आने की प्रायिकता क्या है। दो पासे फेंके जा रहे हैं तो 5 या 3 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। देखिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है। जब पासों को फेंकेंगे तो एक आ सकता है एक पे 2 आ सकता है तब भी 3 बन जाएगा योग। 2 आ सकता है एक पे एक, और एक आएगा तब भी 3 बन जाएगा। ऐसे ही आप इधर चेक करेंगे तो 2 और 3 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है तब कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। क्लियर। और एक आ सकता है और 4 आ सकता है, 4 और 1 आ सकता है तब भी कितना बन जाएगा तो 5 बन जाएगा। यानी आपकी 6 कंडीशन आपकी ये है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो टोटल कंडीशन कितनी है, सॉरी 5 या 3 योग आने की कंडीशन कितनी है तो 6 है। टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी 6 एक पास की 6 एक पास की 6 36, कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है नीचे दिए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, यानी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। देखिए यहाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ पे ई है। तो पहले तो ए आता है, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर आपका ओ में से कोई एक आएगा। तो ये दोनों तो आ नहीं सकते, बचा आपका ये और ये। तो ओ है, ओ के बाद में यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे आपका बी है। तो पहले ये आएगा, फिर सबसे अंत में कौन सा आएगा ये वाला। यानी आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो सबसे अंत में कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एशिया। ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा है। क्लियर। और बात करें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। लेकिन आपसे पूछा है सबसे पढ़ा लिखा यहाँ पे सबसे सभ्य महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे सभ्य महाद्वीप आपका सॉरी सबसे सभ्य महाद्वीप कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यूरोप। लेकिन सबसे असभ्य महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, सबसे असभ्य यहाँ पे पिछड़ा महाद्वीप, या फिर इसको आप अंध महाद्वीप भी कह सकते हो, अंध महाद्वीप वो कौन सा, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। जबकि पढ़ा लिखा और सबसे सभ्य महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने वर्ष 2024 में यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए किस देश से समझौता किया है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली या फिर पेरू। तो NPCI ने NIPL ने यूपीआई भुगतान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो क्या है आपका पेरू के साथ। बात करें पेरू की, तो पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। ठीक है, इसकी मुद्रा कौन सी है, इसकी मुद्रा का नाम है सोल। और इसके एक जानवर पाया जाता है लामा। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि लामा कहाँ पाए जाते हैं, लामा आपका पेरू में ही पाया जाता है। क्लियर, कहाँ पाए जाते हैं पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित श्रेणी में कितने सात ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद में नहीं आए। यानी सम संख्या से पहले आने चाहिए लेकिन विषम के बाद में नहीं आने चाहिए। देखिए 7 हैं सम के पहले तो नहीं है ये वाला, ये सम से पहले है लेकिन विषम के बाद में नहीं आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, ये भी नहीं होगा। और देखिए आपका ये सम से पहले तो है लेकिन विषम के बाद में नहीं आना चाहिए ना, तो ये तो आपका हो सकता है, ये आपका नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा बनना है, सिर्फ आपका एक ही बन रहा है। देखिए ये वाला क्यों नहीं बनेगा, ये सम से पहले तो है लेकिन विषम के बाद में है, जो कि आपका नहीं होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। इसको चेक करिए, देखिए ये तो आपका सम से पहले ही नहीं है, ये भी सम से पहले नहीं है, ये सम से पहले तो है लेकिन विषम के बाद में
क्योंकि बाद में नहीं होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं चीज सम के। सिर्फ कितना है, सिर्फ आपका एक साथ ऐसा है जो कि आपका सम के बाद, सम से पहले तो है लेकिन विषम के बाद में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली के लिए बस हर 3 साढ़े 3 घंटे पर जाती है, यानी दिल्ली के लिए बस हर 3.5 घंटे पर 3.5 घंटे बाद जाती है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई, टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम को 6:30 बजे जाएगी, यानी अगली बस कब जाएगी तो 6:30 बजे जाएगी। तो यह सूचना किस समय दी गई, यानी कि अगली बस शाम को 6:30 बजे जाएगी, यह सूचना किस समय दी है। ठीक है, तो देखिए 6:30 बजे अगली बस जाएगी और हर बस कितने घंटे के बाद जाती है, 3.5 घंटे के बाद। इसका मतलब इससे पहले बस कब गई होगी, 3.5 घंटे पहले। तो 6:30 से 3.5 घंटे पहले, इसका मतलब 3 बजे गई होगी। 6:30 में से 3 घटा देंगे, सॉरी 6:30 में से 3.5 घटा देंगे कितना बचेगा 3, यानी कि इससे पहले जो बस गई होगी वो कितने बजे गई होगी, 3 बजे गई होगी। लेकिन ये क्या कहना है कि जो बस गई है वो 20 मिनट पहले गई है, यानी 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है, 20 मिनट पहले गई है। इसका मतलब अभी टाइम कितना हो रहा होगा, तो अभी जो टाइम हो रहा होगा वो 3:20 का टाइम हो रहा होगा, तभी तो 20 मिनट पहले बस गई होगी। आपसे ये तो पूछा जा रहा है कि ये सूचना दी जा रही है कि बस 20 मिनट पहले गई है, ये किस समय की बात है, तो ये आपका 3:20 की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3:20 की बात है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याओं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, 50 संख्या औसत कितना है, 48 है, और कौन संख्या निकाली गई है तो 45 और 55 निकाली गई है। देखिए यदि 38 औसत है पूरी संख्याओं का, ठीक है, तो यदि 38 ही निकाली जाती है दोनों संख्याएं तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औसत के बराबर यदि कोई संख्या निकाली जाए या फिर कोई संख्या जोड़ी जाए तो कुल औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन्होंने कितनी निकाली है, इन्होंने निकाली है 45, यानी कितनी ज़्यादा निकाली है तो +7, तो इससे ज़्यादा निकाली है, और 38 से कितना ज़्यादा है 55, 38 से ज़्यादा है आपका 2 और 15 17, 17 और ये ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 7 ज़्यादा है ये और 17 ज़्यादा है आपका ये, यानी कुल मिला के 24 ज़्यादा निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 24 ज़्यादा निकाल दिया। तो अभी 24 का असर कितने में पड़ेगा, बाकी संख्याओं पे। बाकी संख्या कितनी बची, 50 में से 2 तो निकल गई, कितनी बची 48। तो हर एक के हिस्से में कितना घटेगा, हर एक के हिस्से में कितना घटेगा, तो हर एक के हिस्से में घटेगा 24/48, यानी कि 0.5, यानी कि हर एक के हिस्से से घटने का मतलब क्या है, औसत में इतने की कमी आ जाएगी। तो पहला औसत कितना था, पहला औसत आपका 38 था, अब औसत कितना हो जाएगा 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि 37.5 आपका औसत हो जाएगा। अब औसत कितना हो गया, 37.5 हो गया। ठीक है, इस तरह से करोगे आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आप करते हो कि 50 का औसत 38 है तो कुल योग निकाल लेंगे। ठीक है, कुल योग निकाल लेंगे, कुल योग निकालने के बाद में 45 और 55 यानी कि 100 घटा देंगे उसमें से, फिर उसमें 48 से भाग कर देंगे। जब 48 का भाग करेंगे ना इसी संख्या में तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि आपको यहाँ पर भाग देने में 24 आधा है तो 0.5 हो गया। आप आराम से इसको घटा सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, मैटसेट, एजुसेट, चंद्रयान फर्स्ट या फिर मंगल मिशन। देखिए मंगल मिशन तो मंगल के लिए था और चंद्रमा के लिए भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट, जो कब भेजा गया था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। क्लियर, 22 अक्टूबर 2008 को, सॉरी 22 अक्टूबर 2008 को। हाँ, नेक्स्ट, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था, तो मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासन काल में। बात करें कनिष्क की तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत कब की थी, शक संवत की शुरुआत की थी आपकी 57 ईस्वी में। ठीक है, और कनिष्क के समय क्या हुआ था, कनिष्क के समय ही आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जो कहाँ हुई थी, जो आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो अभी आप साथ के साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना ब्याज 5% में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में होगा।
यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको ब्याज सेम दे रखा है ना। आपको एक समय मतलब दूसरी कंडीशन में आपको समय पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए साधारण ब्याज का सवाल है तो दोनों ही कंडीशन आपको साधारण ब्याज बराबर बराबर कर देनी है। देखिए पहली कंडीशन में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है 6000 गुणा दर कितनी है 4%, समय कितना है 5 बटे में कितना आ जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहली कंडीशन में ब्याज हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, पहली कंडीशन में ब्याज जो बराबर होगा वो दूसरी कंडीशन में ब्याज के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ब्याज बराबर बराबर दे रखा है। और दूसरी कंडीशन में मूलधन कितना है 8000, दर 3% है, समय आपसे पूछा है टी मान लेते हैं इसको, बटे में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। 6 चौक 24, 8 तिया 24, ठीक है। देखिए आपका खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 5, इधर कितना बचेगा आपका टी। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष पर 15 मीटर 6 मीटर तथा 10 मीटर गहरी है, यानी कि 15 मीटर चौड़ी है, सॉरी 15 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर क्या है गहरी है। इसमें पूरा पानी भरा है, इससे कितना पानी निकाला जाए कि जल स्तर पर 1 मीटर नीचे हो जाए, यानी जल का जो स्तर है वो 1 मीटर नीचे हो जाए। तो देखिए जब पानी निकालेंगे, मान लीजिए पानी की टंकी पूरी भरी हुई है यहाँ, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 15 है, चौड़ाई आपकी 6 है और गहराई कितनी है 10 मीटर है। अब जब इसमें से 1 मीटर निकालेंगे तो 1 मीटर जब निकलेगा तो कितने मीटर कितनी लंबाई के बराबर पानी निकलेगा 15 मीटर के बराबर, चौड़ाई कितने के बराबर निकलेगा तो 6 मीटर के बराबर, अब गहराई कितनी निकलेगा तो 1 मीटर के बराबर। तो कितना आयतन पानी निकल जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन यानी कि जल का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई, लंबाई कितनी निकलेगी 15, चौड़ाई यानी कि 6 और गहराई कितनी निकलेगी तो 1 मीटर तक गिराना है, तो 1 मीटर के बराबर ही क्या हुआ जल निकलेगा। यानी ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 6 गुणा 1 यानी कि 15 छक्के 90 घन मीटर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है ये मीटर में है, 15 क्या है मीटर में है, 6 भी मीटर में, 1 भी क्या है मीटर में, यानी कि 90 घन मीटर क्या निकलेगा आपका जल निकलेगा। लेकिन आपको ऑप्शन किस में दे रखे हैं लीटर में, तो आप एक पॉइंट नोट करिए कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 90 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 घन मीटर बराबर हो जाएगा 90 गुणा 1000 यानी कि 90,000, ठीक है, घन लीटर, तो 90,000 लीटर, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 90,000 लीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4 टीमों T1 T2 T3 तथा T4 ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए, टीम T2 ने T4 से अधिक रन बनाए, परंतु T1 के बराबर रन नहीं बना पाए। कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन आए, यानी तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रही, ठीक है। देखिए आपको बोला कि टीम T3 ने सबसे कम रन, तो टीम 3 को सबसे नीचे रखिए, ठीक है। मैं रनों को जो बढ़ता स्तर बना रहा हूँ इस क्रम में बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए टीम T2 ने टीम T4 से अधिक रन बनाए, T2 ने T4 से अधिक रन बनाए, ठीक है, मैंने अभी इस तरह से बना लिया है, ठीक है, परंतु T1 के बराबर नहीं बनाए। T2 ने किसके बराबर नहीं बनाए, T1 के बराबर नहीं बनाए, यानी कि T1 से कम बनाए होंगे। T1 कहाँ जाएगा आपका सबसे ऊपर। दोबारा चेक कर लेते हैं, टीम T2 ने टीम T4 से अधिक रन बनाए, T2 ने T4 से अधिक बनाए लेकिन T1 के बराबर नहीं बना सवाई, इसका मतलब T1 से कम बनाए होंगे, ठीक है। कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए, तो तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रही, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सी रही टीम, तो T4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टीम T4 क्या है तीसरे नंबर पे रही। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1904 में, 1908 में, 1910 में या फिर 1914 में। तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, कब तक चला था 1918 तक चला था, ठीक है, 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? जलायु, माउंट एटना, कोटोपैक्सी या उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करें कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दक्षिण एशिया, यहाँ पे आप कह सकते हो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है आपका बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है? आपका अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक कुट भाषा में कॉलम को इस तरह से लिखा जाता है तो उस कुट भाषा में कॉमन को किस तरह से लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए सी का कोड कितना है? 1 है। ओ का कोड कितना है? तो 9 है। एल का कोड कितना है? 3 है। चेक कर लेते हैं सी का कोड कितना है? सी ओ कोड कितना है? 19 चेक करिए, 19 सब में है। उसके बाद चेक करिए एम का कोड कितना है? तो एम का कोड है आपका 2, यानी कि 1 9 के बाद में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, जो कि आपका सब में ही दिया हुआ है। आगे चेक कर लेते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 फिर दोबारा भी 2 आना चाहिए, यानी कि 1922 इसमें है, 1922 इसमें है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं, देखिए 9 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एन का कोड क्या होगा? एन का कोड होगा 7। 7 किसमें है? इसमें है। इसका मतलब कॉमन का कोड क्या बन जाएगा? 192297। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए चेयर से ये कैसे बना है वो चेक करते हैं। तो C+2 E बनता है, और H में से जब हम -1 कर देंगे तो हमारा G मिल जाएगा। यानी कि C में जब हम 2 जोड़ देंगे तो हमें E मिलेगा, H में से जब हम 1 हटा देंगे तो हमें G मिलेगा। ऐसे फिर A में 2 जोड़ देंगे C मिलेगा, I में से H 1 हटा देंगे तो हमें H मिलेगा। यानी कि पहले आपको 2 जोड़ना है, फिर आपको 1 हटाना है, इस तरह से आपको चलना है। अब आपको ये इसके उल्टा चलना है, क्योंकि ये आपका डिकोड करके दे रखा है, आपको मेन सब पकड़ना है कौन सा होगा। तो हमें इसका उल्टा चलना पड़ेगा। जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 हम घटाएंगे, तो सी में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? ए। ठीक है, फिर टी में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? एस। तो सॉरी, 1 जोड़ेंगे ना, सी में सॉरी टी में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? यू आएगा। अब एफ में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका? तो ये आएगा आपका डी। ठीक है, और एच में से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? आई। और बी में जब 2 जो घटाएंगे कितना बचेगा? टी। कितना आएगा? ऑडिट। ए यू डी आई टी किस में है? AUDIT, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 4 में दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका कोड दे रखा था, आपको ये उल्टा चलना था, इसमें आपको इस तरह से निकालना था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य पर मतलब मूल्य स्तर पर वापस आ जाए? तो देखिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, मतलब 4 पे 1 की वृद्धि, यानी कि 4 से कितना हो गया? तो 5 हो गया। अब कह रहा है कि हमें कितना रखना है? मूल स्तर पर वापस आना है, यानी लौट कितना आना है? 4 पे आना है। 5 से कहाँ पे जाना है? हमें 4 पे जाना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी हमें? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने में करनी पड़ेगी? तो 5 पे करनी पड़ेगी। गुणा कर देंगे, 100 का परसेंटेज में चाहिए तो 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 से कम 20, यानी कि 20%। यानी हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो 20% की कमी हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो खर्चा है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है इसमें, कि आपको यहाँ दे रखा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो सर जब बात आएगी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका आंसर कितना होगा? महाराष्ट्र होगा। लेकिन इस बुक वाले ने इसका आंसर कितना दे रखा है? गोवा दे रखा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? प्रतिशत के हिसाब से, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर रहती है? वो रहती है गोवा में, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? नगरीय जनसंख्या, वो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक वाले ने दे रखा है गोवा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो महाराष्ट्र बनेगा। यहीं पे बात करेंगे सर्वाधिक
ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, तो वो किस राज्य में है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यदि परसेंटेज के मामले में पूछें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो परसेंटेज के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर एशियाई बैंक। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है ये आपका विश्व बैंक से संबंधित है। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और बात करें कि विश्व बैंक कौन सा एक वो जारी करता है सर्वे, कह सकते हो आप सूचकांक, यानी कौन सा सूचकांक जारी करता है, तो उसका नाम लिख लीजिए, विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो आपका विश्व बैंक ही जारी करता है। क्लियर, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कमल और आसरा की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनका मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, दोनों की 600 रुपये प्रति माह की बचत है, तो उनकी कुल मासिक आय क्या होगी? कुल मासिक आय पूछिए, तो देखिए आय कितनी है, तो आय आपकी 4:3 में है, व्यय कितना है 3:2 में। कितने का अंतर आया? 3 से 2 1 और 4 से 3 1, यानी कितनी कमी हुई है? 1 का अंतर है, जो कि किसके बराबर है? आपका 600 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600। पूछा क्या है? कुल मासिक आय। तो कुल मासिक आय है कितनी? 4 और 3 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 6 यानी कि 4200। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आय थी आपकी 4:3 में, व्यय था आपका 3:2 में। ठीक है, आय में से यदि हम व्यय घटा देंगे तो हमें बचत ही तो बनेगी। तो बचत यहाँ पे कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की बचत है, जबकि दोनों की बचत है कितनी? 600 रुपये की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। तो 1 की वैल्यू 600 है, तो 7 की वैल्यू 7 कहाँ से आ गया? कुल मासिक आय पूछा है, कुल मासिक आय कितनी है? 4 और 3 7 है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 6 4200। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय प्रस्थान करती हैं, तो दोनों ही कारें एक ही समय यानी कि 8:10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे के अनुसार 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कारें एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 160 किलोमीटर। तो दोनों की गति कितनी? एक की 50 है, एक की 30 है। तो दोनों की जब गति विपरीत दिशा में, दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो ये दूरी किस स्पीड से तय करेंगे? तो 50 + 30 यानी कि 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय की जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में एक दूसरी तरफ चल रही हैं। तो कितना समय लग जाएगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी है? 180, 4 कितनी हो जाएगी? 80। सॉरी, दूरी कितनी है? 160 और 4 कितनी है? 80। कितना हो जाएगा समय? 2 घंटे। यानी कि ये वो एक दूसरे से 2 घंटे के बाद मिल जाएंगी। कितने बजे शुरू करती हैं? 8:10 पे। 2 घंटे और जोड़ लीजिए, तो 8:10 प्लस 2 घंटे यानी कि 10:10 पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ए डी की माँ है, बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है? देखिए बना लेते हैं साथ के साथ। देखिए ए डी की बहन है, ए क्या है? ए बी की बहन है। क्लियर। नेगेटिव साइन फीमेल को दर्शाता है और पॉजिटिव साइन मेल को दर्शाता है। तो ए बी की बहन है। क्लियर। सी बी की माँ है। सी कौन है? सी बी की माँ है। ठीक है। डी सी का पिता है। डी कौन है? डी सी का पिता है। डी सी का पिता है। क्लियर। डी सी का पिता है। ई डी की माँ है। ई कौन है? ई डी की माँ है। तो ई और भी ऊपर जाएगी, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको इधर शॉर्ट इधर बना देता हूँ। ठीक है। ई क्या है? ई डी की माँ है। ई डी की माँ है। क्लियर। बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए डी का कौन लगेगा? ए डी का कौन लगेगा?
तो देखिए ये इसकी लड़की हो गई, लड़की का ये लड़की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहन भाई हो सकते हैं, यहाँ पे बहन बहन हो सकती है। तो कुल मिला के ये बहन भाई हैं या जो भी हैं, तो ये तो इसकी लड़की होगी सी की, तो ये लड़की की लड़की होगी। लड़की की लड़की कौन लगती है? लड़की की लड़की लड़की लगती है पोती या फिर देवती। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर? यानी ए का डी से क्या संबंध होगा? यानी ए डी का कौन लगेगा? तो लड़की की लड़की लगेगी ए, लड़की की लड़की कौन लगेगी? लड़की लड़की देवती लगती है। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता या फिर चेन्नई? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। क्लियर? बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? संथाल, छोटा नागपुर, मुंडा या फिर कोका? तो सिद्धू और कानू ने नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का, जो कब हुआ था? 1855 और 56 के बीच में हुआ था। क्लियर? बात करें कोका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम सिंह कोका ने किया था, राम सिंह कोका ने। और मुंडा विद्रोह का आंदोलन किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा, जिनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 परिवार ABCD E और F एक कतार में बने घरों में रहते हैं। ठीक है, बी के पड़ोसी F और D हैं, E के पड़ोसी A और C हैं, A F या D के बगल में नहीं रहता, C D के बगल में नहीं रहता। ठीक है, पूछा क्या आपसे? F के बगल के पड़ोसी कौन है? देखिए इसको साथ के साथ बना लेते हैं, फिर देखते हैं। आपको बोला कि 6 है, वो एक कतार में है, इस तरह से एक कतार में बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी के पड़ोसी F और D हैं, तो कहीं से भी शुरुआत कर लेते हैं। बी के पड़ोसी कौन है? बी के पड़ोसी F और D हैं, हम बी बना लेते हैं, F और D। ठीक है, D यहाँ पे भी हो सकता है और F आपका यहाँ पे भी आ सकता है। पड़ोसी का मतलब कोई भी किधर भी हो सकता है। क्लियर? अब आगे देखिए, ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ई के पड़ोसी कौन है? ए और सी है। तो देखिए, जब ई के पड़ोसी ए और सी हैं, तो इसका मतलब ए आपका यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, और आपका सी आपका यहाँ पे आ सकता है। सी आपका यहाँ पे भी हो सकता है और ए आपका यहाँ पे भी हो सकता है। इस वाले पॉइंट को आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, अभी आपके कितने घर हैं? 6 घर हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए, ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता। जो ए है वो एफ या डी के बगल में नहीं रहता, इसका मतलब यहाँ पे सी रहेगा और यहाँ पे कौन रहेगा आपका? फिर ए हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया? क्लियर? यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, तभी तो कह रहा है कि ए जो है वो एफ या डी के बगल में रहता, तो यहाँ पर कोने में कर दिया हमने। अब आगे देखिए, सी डी के बगल में नहीं रहता है। सी किसके बगल में नहीं रहता? डी के बगल में नहीं रहता, इसका मतलब यहाँ पे कौन रहेगा? एफ रहेगा। ठीक है, यहाँ एफ रहेगा तो यहाँ कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्लियर? पूछा क्या है आपसे? एफ के बगल के पड़ोसी कौन है, यानी एफ के बगल में कौन कौन रहता है? तो एफ के बगल में कौन रहता है? बी और सी। क्लियर? बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? सुंदर एक लड़का है, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि सभी लड़के ईमानदार हैं। सुंदर ईमानदार है, सुंदर इसका मतलब क्या हो गया? सुंदर लड़का है। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, सभी लड़के ईमानदार हैं, ना कि सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो ये आपका निष्कर्ष नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा निष्कर्ष निकलता है? सिर्फ और सिर्फ आपका एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 180 वर्ग सेंटीमीटर।
समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो दे रखी है ये वाली, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 15। क्लियर। और इस समांतर भुजाओं में से एक कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर की। पूछा क्या है, ये वाली भुजा पूछी है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं यानी ए प्लस बी का योग इंटू ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब दोनों के बीच की दूरी, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समलंब दूरी, उनके बीच की दूरी। बस इसको रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल है आपका 180 बराबर 1/2। ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, गुणा एच कितनी रखी है, यानी कि उनके बीच की दूरी रखी है 15। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। 15 से कटेगा आपके 12 बार और 12 दूनी 24, यानी कि 24 बराबर 8 प्लस बी। तो यहाँ से बी बराबर कितना मिल जाएगा, 24 माइनस के 8 यानी कि 16, यानी कि जो दूसरी भुजा होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, वो आपकी 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कुल मिला के आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से के घटक नहीं है, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। व्यापार, भंडारण, गैस एवं जलापूर्ति, सामुदायिक सेवाएं। तो जो गैस एवं जलापूर्ति वो आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी व्यापार आता है, भंडारण आता है, सामुदायिक सेवाएं आता है। इसके अलावा कुछ और नोट कर लीजिए, जैसे आपका बैंकिंग है, रेलवे है, ठीक है, एम्बुलेंस यानी अस्पताल, अस्पताल वगैरह ये सब किस में आते हैं, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। यानी जो सेवा क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध को, पार्श्वनाथ को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है, तो सांड अथवा बैल। और ऋषभदेव के अलावा ये आपके जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ थे वो आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या था, इनका चिन्ह था सर्प। ठीक है। बात करें महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध कौन थे, ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को और क्या कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, या फिर आप एशिया का ज्योतिपुंज कह सकते हैं इसको, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3/2 है। यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी, प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। तो मान लीजिए कि जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 300 और 200। ठीक है। अब इनका अनुपात कितना है, अनुपात इनका भी 3/2 ही रहेगा। हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए 300 और 200। ठीक है। यदि 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, पूछा क्या छात्रवृत्ति प्राप्त ना करने वालों का, तो 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, इसका मतलब 80% लड़के नहीं प्राप्त करते होंगे, क्योंकि ओवरऑल जो होता है वो 100% होता है। तो 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, इसका मतलब 80% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते होंगे। इसका मतलब 300 का 80% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 8 24, यानी कि 240, यानी कि 240 लड़के ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसी लड़कियों को चेक करते हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट मिलती है, 40% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब 60% लड़कियों को नहीं मिलती होगी। तो 200 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120, यानी कि 20%, 120 लड़कियों को क्या है, 120 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती।
तो कुल कितने बच्चे हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 360। यानी 360 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 300, 200, 500। तो 500 पर निकाल दीजिए, कितना परसेंट हो जाएगा? 5 से कटेगा आपका ये 72 बार, यानी कि 72% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2 गुणा बड़े ब्रैकेट में 3 प्लस 2 गुणा मंझले ब्रैकेट में 3 माइनस के 2 3 माइनस के 6 डिवाइड बाई 2 फिर ब्रैकेट बंद है फिर प्लस 7 का मान क्या होगा? देखिए कुल मिलाकर आपको बोर्डमास नियम को फॉलो करना है, बस उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या सॉल्व करेंगे? तो बोर्डमास नियम पहले सीख लीजिए। बोर्डमास नियम क्या कहता है? बोर्डमास का नियम, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर आपका छोटा कोष्टक, फिर मंझला और फिर आपका बड़ा, और इसी क्रम में इन कोष्टक को खोला जाता है। फिर ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। क्लियर? डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब फिर गुणा होता है, और ए का मतलब जोड़ होता है, एस का मतलब घटाव होता है। यानी इस क्रम में आपको सॉल्व करना होता है, इससे इधर से इधर की तरफ, इस क्रम में ही संख्या मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 गुणा 3 प्लस 2। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक तो इसमें कहीं भी नहीं है, नंबर किसका आएगा? छोटे कोष्टक का। छोटा कोष्टक आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जो संख्या बची उसको वैसे की वैसे रहने दीजिए। 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3। अब यहाँ से कितना है? माइनस के 6 में 2 का भाग किया कितना आया? 3। ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद, प्लस का कितना जाएगा? 7, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, अब जैसे बोला जा रहा है वैसे करते रहिए। अब देखिए छोटा कोष्टक का काम खत्म हो गया, नंबर किसका आएगा? मंझले कोष्टक का, जो कि आपका इसमें दे रखा है। 3 माइनस के 3 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 को गुणा आप 2 में करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? कितना बचा? तो आपका बचा 2 गुणा बड़े ब्रैकेट में 3 और इस पूरे पे कितना आ जाएगा? 0, और यहाँ कितना बचा था? 7। ठीक है, अब देखिए बड़े ब्रैकेट में कितना का बचा? 3 और 7 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 10 यानी कि 20। इस पूरे समीकरण का मान कितना आ गया? इस पूरे समीकरण का मान आ गया 20। बस आपको नियम के हिसाब से सॉल्व करना होता है, आंसर आपका आराम से निकल के आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर या बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। देखिए 7 के साथ बना लेते हैं, आपका समय भी बच जाएगा। एक डाकिया डाकघर से चलता है श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा में चला देते हैं इसको 7 किलोमीटर। कहाँ पहुंच गया? ये श्री सिंह के घर पे। ठीक है, अब फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार घर पहुंच गया। बाएं घूमा, 4 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंच गया? कुमार के घर पर। ठीक है, फिर वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला और श्री शर्मा के घर पहुंच गया। दाईं ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला, कितना चला? 3 किलोमीटर। कहाँ पहुंच गया? शर्मा के घर पे। अब आपसे पूछा है कि पहुंचा तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी कितनी है? श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों के बीच की दूरी, श्री शर्मा और श्री सिंह के बीच, यानी ये दूरी आपसे पूछी है, ये दूरी कितनी होगी? तो ये 4 थी, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 3 4 5, कितनी होगी? ये 5। इन दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 5 किलोमीटर। ठीक है, आपको टेम्पलेट तो याद ही होगा। यदि आपका आधार 3 है, आधार आपका 3 है, या फिर लंब आपका 3 है, कर्ण आधार आपका 4 है, तो कर्ण कितना होता है? कर्ण हमेशा 5 होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विनिमय
विनियामक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गैर शहरी से संपत्तियों से टैक्स प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसी को देना होता है, वो आपका प्रत्यक्ष कर कहलाता है, यानी वो अपना कर किसी और पे टाल नहीं सकता है। जैसे कि आपका आयकर, आयकर भी क्या है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस नियामक संस्था ने वर्ष 2024 में निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो सारथी 2.0 लॉन्च किया था सेबी ने। ठीक है। बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो इसके वर्तमान में हेड है आपके माधवीपुरी बुच, यहाँ नोट कर लीजिए इसको, माधवीपुरी बुच। ठीक है। ये वर्तमान में कौन है, पहली महिला अध्यक्ष भी है इसकी। ठीक है, माधवीपुरी बुच। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रॉस का अर्थ प्लस है और प्लस का भाग है, माइनस का गुणा है और भाग का माइनस है, तब इस समीकरण का मान बताइए। तो जो समीकरण आपको दे रखा है, पहले आप पैसा का पैसा लिख लीजिए चिन्हों को छोड़ के। ठीक है, बाद में चिन्हों को लिख लेंगे। देखिए, समीकरण में आपको दे रखा है कि 8, 7, 8, 40 और 2। ठीक है। अब बोला है कि गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ गुणा कर दीजिए। प्लस का अर्थ क्या था, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग कर दीजिए। ठीक है। अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। बस सॉल्व करते हैं इसको। लगा दीजिए इसमें बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो जाएगा 8 + 7 गुणा 8 बटे में कितना जाएगा 40, माइनस के 2, तो 8 से कितने बार कटेगा, ये आपका 5 बार कटेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 + 7 बटे में 5 माइनस के 2। अब देखिए, भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया, नंबर किसका आएगा, प्लस का, प्लस कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 8 × 40 और 7 47, 8 × 40 और 7 47 बटे में 5 माइनस के 2, घटा देंगे तो कितना आएगा ये, तो 47 माइनस के 10 बटे में 5, यानी कि कितना आएगा ये 37 बटे में 5। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 37 बटे में 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका ग्राफ दे रखा है। आपको बताना कि क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है यहाँ पे कौन सा संख्या आएगी। देखिए, इसमें कौन सी लॉजिक लगाया हुआ है वो देखते हैं। देखिए, 10 + 18 कितना हो गया 28। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे देखिए कि 18 + 20 कितने होते हैं 38, 38 में से 10 जाएंगे कितना आएगा, तो 28। ऐसे ही 14 + 26 कितने 40, 40 में 6 जाएंगे तो 34, यानी कि इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने में से फिर इसको घटा दीजिए, यानी कि पहले और तीसरे को, पहले सॉरी दूसरे और चौथे को जोड़ लीजिए और पहले वाले को हटा दीजिए, आपको बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर आपको इसको हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 17 और 32 कितने होते हैं 49, 49 में से 9 हटा देंगे कितना बचेगा 40, आंसर कितना आएगा इसका 40। नेक्स्ट देखिए, इनका गुणा किसके बराबर होगा। तो देखिए, जब पॉइंटों गुणा करते हैं तो गुणा में पॉइंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि दाईं तरफ से उतने ही अधिक पॉइंटों के बाद में, उतने ही अधिक अंकों के बाद में पॉइंट लगता है। तो देखिए, यहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा इसके गुणनफल में, तो 2 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, इसका मतलब 5, यानी कि आपका जो आंसर होगा उसमें जो पॉइंट आएगा वो दाईं तरफ से 5 अंकों के बाद आएगा। चेक कर लीजिए कि इसमें 5 है, इसमें 3 है, ये नहीं होगा, इसमें 4 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ कितने हैं 5, तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए 2, 4, 5, इसका मतलब यहाँ पे भी हो सकता है। इसका अब देखिए 12 है, 12 है, 12 है, इसका मतलब 12 का क्यों कितना होता है 1728। आपका आंसर कितना आना चाहिए 1728 के रूप में आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको पता है ना कि 12 गुणा 3 बार करेंगे तो 12 का
क्यू हो जाएगा जो कितना होता है 1728। आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें 1728 आना चाहिए। ठीक है, उसमें भी फिर 5 अंकों के बाद में क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? अस्कान, विष्णु शर्मा, अमर सिंह या फिर विशाख दत्त। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। ठीक है, बात करें विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है, तो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब बात करें रसकान की पुस्तक का नाम क्या है, तो रसकान की पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन है, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल। देखिए सतपुड़ा और आपका ये विंध्याचल ये तो आपका मध्य भारत में है, तो यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान हो ही नहीं सकता। अरावली राजस्थान में, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका लद्दाख है। लद्दाख में ही क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। और बात करें कि जो अरावली के आसपास का एरिया है, यहाँ पे आपका थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है, जो कि आपका क्या है, गर्म रेगिस्तान है। जबकि लद्दाख वाला कैसा है, तो ठंडा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 673 और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 714 हो जाता है, तब दर प्रतिशत कितनी होगी? देखिए इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, A2 माइनस A1 अपॉन में A1 बराबर R अपॉन 100 की पावर N2 माइनस के N1। ठीक है, A2 क्या है, दूसरा मिश्रण, A1 क्या है, पहला मिश्रण। A1 आपका पहला मिश्रण हो जाएगा, R आपकी दर हो जाएगी, N2 क्या है, दूसरा समय, N1 क्या है, पहला समय। इसमें वैल्यू रखते हैं तो आप आंसर निकालते हैं। तो A2 क्या है, A2 माइनस के A1, यानी दोनों मिश्रण का अंतर कितना हो जाएगा, तो 714 में से 673 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 41 बचेगा। बटे में आ जाएगा आपका A1 यानी कि 673, ये बराबर किसको हो जाएगा, R अपॉन में 100 की पावर N2 माइनस के N1 यानी कि 3 माइनस के 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से R बराबर कितना मिल जाएगा, R बराबर मिल जाएगा हमको 100 गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 41 बटे में 673 गुणा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर जो आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी कि 6 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ये तो 6.5 हो जाएगा लगभग, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो 6 से कम है, ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, ये लगभग 6 के आसपास आंसर आएगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 180 प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली 2 किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करें। तो देखिए 20% लाभ किस पे हो रहा है, 320 रुपये में बेचने पर। सबसे पहले हम इसका विक्रय मूल्य मिश्रित मिश्रण का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5 होता है फ्रैक्शन रूप, यानी कि 5 की चीज़ कितने बेची जा रही है, 1 के लाभ पर, यानी कि 6 में बेची जा रही है, जो किसके बराबर है, तो 320 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 320 बटे में 6। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 बराबर हो जाएगा 320 बटे में 6 गुणा 5, यानी कि ये क्या होगा, ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा आपका ये 160 बार, 16 पंजे 80, यानी कि 800 बटे में 3, यानी इतने रुपये आपका क्या हो गया, मिश्रण का क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। पहली वाली का क्रय मूल्य कितना था, 180 था, दूसरी वाली कितना है, 280 है। मिश्रण का कितना निकल के आया, मिश्रण का निकल के आया 800 बटे में, बस एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, पहली वाली संख्या में इस वाले को घटा दीजिए। ठीक है, तो 800 बट्टे 3 में से कितना घटाना है आपको, 180 घटाना है। और इधर क्या करना है, इधर आपको करना है 280 में से कितना घटाना है, 800 बट्टे में 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 तिया 84, यानी कि 840 में से 800 उठाएंगे तो 40 बट्टे में 3, और इधर आएगा आपका 18 तिया 54 यानी 540, तो ये बचेगा आपका 260, 260 बटे में 3, 3 से 3 खत्म, और 20 से कटेगा आपका 2 बार और 20 से कटेगा आपका 13 बार, तो अनुपात कितना आ गया 2:13। यही आपसे पूछा था 2:13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कथन और तर्क। क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते? इसके पीछे तर्क क्या है? तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिससे आप किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। इसमें से कौन से तर्क आपके मजबूत हैं? तो देखिए, तब तक मेहनत करें तब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिससे आपको किसी अपने को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो आपको मैच नहीं कर रहा। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, तो ये भी आपका इससे मैच नहीं कर रहा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ना तो तर्क 1 मजबूत है और ना ही तर्क 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या था? अत्यधिक खाद्य उत्पादन, खाद्य और मानव जीवन अप्रत्याशित के लिए तैयार है, वैश्विक जनसंख्या को खाद्य उपलब्धता सुरक्षित करना। तो 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस, सॉरी, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। क्लियर, ये दोनों अलग अलग हैं तो ध्यान रखिएगा अलग। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी को छोड़कर, यानी कि जो ठंडे क्षेत्रों में झीलें जम जाती हैं उनके नीचे का जो पानी का तापमान होता है वो कितना होता है? आपसे ये पूछा गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उनका तापमान जो होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि ऊपर वाली जो परत होती है बर्फ की उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन बर्फ के नीचे का जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों में से वो चित्र चुनिए जिससे निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो। घर, ईंटें और पुल। घर, ईंटें और पुल, इनमें से कौन सा डायग्राम इसे सही रूप से चित्रित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। स्थान, योजना, किराया, धन, इमारत, भवन निर्माण। ठीक है, देखिए, कुल मिला के आपका भवन निर्माण करवाया जा रहा है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? लास्ट में आपको किराया ही लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सबसे लास्ट माना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 में ही दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? धन इकट्ठा करेंगे। धन इकट्ठा करने के बाद में आप स्थान लेंगे। स्थान लेने के बाद में आप फिर योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? भवन का निर्माण करवाएंगे। फिर आपको इमारत बनेगी वहाँ पे। इमारत बनने के बाद में क्या होगा? लास्ट में आप उससे किराया वसूल करेंगे। तो लास्ट में क्या होगा? आपका किराया ही वसूल होना है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 अंकी संख्याओं को औसत पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी इनसे? तो सबसे बड़े अंक को पहले लीजिए 4, फिर 2 लीजिए, फिर 0। सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? तो 2, 0 और 4। औसत पूछा तो औसत बराबर क्या होता है? दोनों का जोड़ बटे में 2। जोड़ दीजिए 4, 2 और 6। तो ये तो कुल जोड़ हो गया। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3, 1 और 2, 312। क्लियर। औसत कितना हो जाएगा? 312। सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन, बर्फ के क्यूब और परादा, बर्फ के क्यूब और नमक।
तो जो डाई आइस होती है वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डाई आइस बोला जाता है। ठीक है, यानी जो ठोस CO2 होती है उसको डाई आइस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, वो क्या कहलाती है। तो देखिए, नर ध्वनि और मादा ध्वनि में अंतर जो होता है वो उसकी मुख्य वजह क्या होती है, उसकी मुख्य वजह होती है उसकी ध्वनि का एक गुण होता है तारत्व। आप जिसको समझ सकते हो पतलेपन से। ठीक है, तो पतलापन ही क्या करता है, ध्वनि को, मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करता है, उसी को बोलते हैं तारत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ग्राफ का, प्रथम सत्र के अंक ब्लैक से दर्शाए गए हैं और ब्लैंक से दिखाए गए हैं आपके द्वितीय सत्र के अंक। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात क्या है। इसका पूछा है प्रथम सत्र में अधिकतम और न्यूनतम। तो देखिए ब्लैक वाले में चेक करना है आपको कि अधिकतम कितना है और न्यूनतम। तो ब्लैक वाले में चेक करिए अधिकतम कितना जा रहा है आपका, 100 तक जा रहा है। तो अधिकतम अंक हो गया आपके 100 और न्यूनतम कहाँ तक जा रहा है आपका, न्यूनतम जा रहा है आपका 70 तक। तो न्यूनतम कितने हो जाएंगे आपके 70। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा 10:7। ठीक है, 10:7 और यही आपका क्या बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तथा 4% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। देखिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, CP अपॉन में MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100 माइनस के छूट परसेंटेज और 100 प्लस लाभ परसेंटेज। CP क्या है, क्रय मूल्य, MP क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, बस इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए CP अपॉन में MP बराबर 100 में से छूट परसेंटेज घटा दीजिए, कितने परसेंट की, 20% की। तो 100 माइनस के 20 कितना हो जाएगा, 80। 100 प्लस लाभ कितना है, 4% का, यानी कि 100 प्लस 4 कितना है, 104। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कितने से कटेगा आपका ये, 4 से कटेगा आपका ये 20 बार और 4 से कटेगा आपका ये 26 बार। ठीक है, 2 से और कट जाएगा, 2 से 10 बार कटेगा और 2 से कटेगा आपका ये 13 बार। ठीक है, यानी कि आपका CP और MP का रेशियो कितना आ गया, CP और MP का रेशियो मिल गया आपको 10:13। यानी यदि आपका CP 10 है तो MP यानी कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, 13 होगा। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है, वो देखिए, तो वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अंकित मूल्य यानी कि 13 है, क्रय मूल्य यानी कि 10 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से। तो 3 अधिक है क्रय मूल्य से यानी 10 से। कितना परसेंट अधिक हो गया, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 दिया 30। कितने परसेंट अधिक हो जाएगा, 30% अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कथन दे रखा है फिर उसका फिर निष्कर्ष निकालना क्या निकलता है। पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, ये कथन है। इसके पीछे इससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं वो देखते हैं। देखिए ये आपकी क्या है, परिकल्पना है। कथन क्या था, पटना से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज से जाओ। इसके पीछे क्या परिकल्पना निकल सकती है वो देखिए। दिल्ली और पटना बाईमार्ग से जुड़ा है, बाईमार्ग से जुड़ा हुआ तभी तो बोला गया है कि मतलब बाईमार्ग पटना से दिल्ली जाने के लिए बाईमार्ग से जाओ। पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, इस बारे में कोई कथन नहीं कहा गया है। इसका मतलब केवल एक जो परिकल्पना है वो आपकी निहित है। ठीक है, एक आपकी क्या है, निहित है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, और धातु क्या है। देखिए जब कॉपर की धातु जब कॉपर की किसी बर्तन को या फिर किसी छड़ को जब आप हवा में कुछ समय के लिए छोड़ देते हो तो उस पर कैसे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस पर हरे कार्बोनेट की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। इसका मतलब वो जो छड़ होगी वो किसकी होगी, वो आपकी कॉपर की होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर। निम्न में से किसको भूरा कोला कहते हैं। भूरा कोला किसे कहते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोक या फिर लिग्नाइट। तो भूरा कोला कहा जाता है आपका लिग्नाइट को, लिग्नाइट आपका भूरा कोला कहलाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है वो आपका
एंथ्रेसाइट में होता है, ठीक है। और सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है वो आपका पीट कोयले में होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। इसके पीछे क्या पूर्व धारणाएं हो सकती हैं? दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका, थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे। ये भी नहीं सही आपका, ये भी नहीं सही, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। दोनों ही अंतर धारणा इसमें नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, ठीक है, इस तरह सवाल में आप पहले जो संख्या लिखी हुई है आप उसको लिख लीजिए। जैसे 16 है, 4 है, 12 है, 3 है और 18 है, ठीक है। माइनस का अर्थ देखिए, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग कर दीजिए। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ जोड़ लिख लीजिए। फिर भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर लीजिए। फिर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ गुणा 18 कर लीजिए। अब इसको बोर्ड मार्क्स नियम के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले भाग करेंगे, 16 में 4 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 4। प्लस फिर नंबर इसका आएगा भाग गुणा का, 12 36 माइनस के 18। अब प्लस कर लीजिए, भाग हो गया, गुणा यहाँ पे कर लिया हमने। अब नंबर इसका आएगा जोड़ का, तो 36 प्लस 4 कितना जाएगा? 40 माइनस के 18 कितना जाएगा आपका? 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? तो आपको क्या कैसे लिखा जा सकता है? n n+1 n+2 के रूप में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें n बराबर का रख दीजिए, 0 रख नहीं सकते, आप 1 रख के देखिए। देखिए n बराबर जब हम इसमें 1 रखेंगे तो 1, 1+1 और 1+2 कितना हो जाएगा? ये 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका? ये 6। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिसको हम इस क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक हो जाएगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए सिल्वर किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर सल्फेट। तो फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। फॉर्मूला क्या होता है इसका? AgBr। बात करें सिल्वर नाइट्रेट की, जो देखिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपने देखा होगा, जो लोग वोट डालने जाते हैं, अपना मत देने जाते हैं, तो उनके अंगूठे पे या फिर उंगली पे क्या होता है? स्याही लग जाती है। तो जो चुनावी स्याही होती है, चुनावी स्याही, उसे बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसे बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है सिल्वर आयोडाइड, यानी AgI, सिल्वर आयोडाइड। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं आपका कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। क्लियर। ये क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए, 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी निकाल लीजिए, फिर आपको सबसे छोटा और बड़े के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालते कैसे हैं वो देखिए। देखिए ये 3 संख्या दे रखी है आपकी, 2/3, 3/5 और 5/8। तो आपको इसमें दो से तुलना करके आपको पता करना होता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। उससे पहले आपको समझा देता हूँ मैं कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 2 संख्याएं हैं, आपकी 2/3 और 3/5। इनमें पता करना है कि इनमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस गुणा करना होता है। क्रॉस गुणा करना होता है, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। तो देखिए 10 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है? तो आप कहेंगे 10 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है आपकी? बड़ी है और ये वाली भिन्न आपकी छोटी है। इस तरह से आपको चेक करना होता है। तो देखिए 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो यानी ये वाली भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न क्या है? छोटी है।
तो बड़ी वाली भिन्न को लेकर चलते हैं। अब इसका और इसका तुलना करिए, तो देखिए 2/3 और 5/8 की तुलना करेंगे तो देखिए ये वाली भिन्न जो है वो इससे बड़ी तो हो ही गई। अब इन दोनों में तुलना कर लेते हैं कौन बड़ी है, तो 8 दूनी 16, 5 तिया 15, ये 15 है, यहाँ पे 16 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, इससे भी बड़ी है। ये वाली भिन्न इससे भी बड़ी है और ये वाली भिन्न इससे भी बड़ी है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 2/3। अब रही बात इन दोनों की कि इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, तो इन तीनों में ये तो कंफर्म हो गया कि 2/3 सबसे बड़ी है। अब रही बात इन दोनों में कि इनमें छोटी कौन सी है, क्योंकि हमें छोटी भी चाहिए। तो छोटी कैसे निकालेंगे, तो 3/5 और 5/8, इनमें छोटी कौन सी है, तो देखिए 8 तिया 24, पचम 25, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है। तो छोटी कौन सी हो गई, 3/5। इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ी है और 3/5 सबसे छोटी है। अब इनका अंतर पूछा था तो इनका अंतर निकाल दीजिए। तो 2/3 और 3/5 का अंतर कैसे निकालेंगे, 5 दूनी 10, पीछे माइनस से माइनस लगा दीजिए, 3 तिया 9 बटे में इन दोनों का गुणनफल यानी कि 5 तिया 15। कितना जाएगा, 1/15। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1/15 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, सुमन एक कार्य को 3 दिन में करती है और सुमित उसे 2 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया और उनको 150 रुपये मिले। उसमें सुमन का हिस्सा कितना है। देखिए इनको जो पैसे मिलते हैं वो इनकी क्षमता के हिसाब से मिलते हैं, ना कि इनके द्वारा लिए गए समय के हिसाब से। इनके द्वारा जो काम किया जाता है उसके हिसाब से इनको पैसा का बंटवारा होता है, उसी अनुपात में इनके पैसे का बंटवारा होता है। तो एक 2-3 दिन काम कर रहा है, एक 2 दिन कर रहा है। मान लीजिए कुल काम कितना है, 6 काम है, जिसको सुमन 3 दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। और जो दूसरा कौन सा है, सुमित। ठीक है, सुमित कितने दिन में कर रहा है, सुमित कर रहा है आपका 2 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 3 काम। क्लियर। इसका मतलब जो सुमन है वो एक दिन में 2 काम कर रही है और सुमित एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसका मतलब सुमित काम ज़्यादा कर रहा है तो सुमित को पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसको किस अनुपात में पैसा मिलेगा, तो इनको अनुपात में पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 2:3 के अनुपात में। ठीक है, यानी कि इसको 2 यूनिट पैसा मिलेगा, इसको 3 यूनिट पैसा मिलेगा। 2 मतलब किसको मिलेगा, सुमन को, पहले वाले का नाम। ठीक है, और सुमित को मिलेंगे 3 यूनिट। तो 2 और 3 5, यानी कुल जो पैसा कितना है 5, जो किसके बराबर है, 150 के बराबर। 5 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 150/5 यानी कि 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 30। पूछा किसका, सुमन का। सुमन को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 2 × 30 यानी कि 60 रुपये। ठीक है, यानी सुमन को कितना मिलेगा, सुमन को मिलेगा 60 रुपये। यदि आपसे सुमित का पूछ लिया जाता, सुमित को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। 1 का 30 है, 3 का कितना जाएगा, 30 तिया 90। तो सुमित को कितना मिल जाएगा, 30 यूनिट यानी कि 90 रुपये। सुमित को 90 रुपये, सुमन को 60 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं बताने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं दिए जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं, तो आप आराम से इसको कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्था है, विनिमय, संलग्नता, व्यत्यासिका या फिर उत्परिवर्तन। तो जो युग्मन है और प्रतिकर्षण है ये किसकी अवस्था है, ये आपकी उत्परिवर्तन की, यानी कि जो चेंजेज आते हैं बॉडी में उसके क्या है, ये अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है, एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। तो देखिए जो कैलोरी की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है फैट, फिर आपकी होती है प्रोटीन में, और फिर आपकी होती है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, फैट में सबसे ज़्यादा होती है 1 कैलोरी में, फिर प्रोटीन में होती है, फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट में होती है। तो आप चेक कर लीजिए इनमें सब में फैट किस में है, तो सेब और चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और पनीर आपका क्या है, प्रोटीन है, बाकी मक्खन क्या है आपका, फैट है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा किस में होगी, मक्खन में आपको सबसे ज़्यादा कैलोरी मात्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा आरेख बेरोजगार और स्नातकों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए कुछ स्नातक बेरोजगार हो सकते हैं और कुछ बेरोजगार आपके स्नातक हो सकते हैं। इसका मतलब जो
एक है वो आपका सही निरूपित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाएं से आपका कितना हो जाएगा, 7 + 7 14, यानी कि आपका बाएं से कितना अक्षर हो जाएगा, बाएं से 14वां अक्षर हो जाएगा। और बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है, एबीसीडी क्रम में दे रखा है, 14वें नंबर पर क्या होता है आपका एन आता है, तो बाएं से 14वां लेटर कौन सा हो जाएगा आपका एन ही हो जाएगा। ठीक है, गिनेंगे तब भी आपका कौन सा आएगा, एन ही आएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, समय बराबर दूरी बट्टे 4, लेकिन इसमें दूरी दे रखी है 4/5 किलोमीटर और 4 दे रखी है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछा आपको सेकंड में, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। ठीक है, दूरी दे रखी है 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर, और 4 कितनी रखी है, 45 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए 45 किलोमीटर बट्टे में कितना आएगा, 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अभी समय जो निकल के आएगा वो आपका घंटे में निकल के आएगा, क्योंकि आपकी दूरी है वो आपकी किलोमीटर में है और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, घंटा बचेगा। तो समय आपको चाहिए किसमें, सेकंड में चाहिए। तो आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3600 से इसमें गुणा कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 45 से कितने में कटता है, 45 से 3 सार कटता है आपका 8 बार, यानी कि 80 बार कटेगा, और 5 से कटेगा आपका 16 बार, 16 चौका कितना होता है, 64। ठीक है, यानी कि कितना सेकंड का समय लगेगा, तो 64 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है, जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या फिर पाचन से। तो हरित ग्रंथियों का संबंध होता है आपका उत्सर्जन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 2024 में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, उज्बेकिस्तान, इजराइल, मलेशिया या फिर मिस्र। 2024 में जो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई है वो आपकी उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्नलिखित में से क्या समय लगेगा। तो जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही उसे दूरी तय करनी होती है। तो कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी होगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। लंबाई कितनी है, 150 मीटर। चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, लंबाई दे रखी है मीटर में और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम चाल को भी किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना होता है चाल में। अब 18 से कटेगा आपका ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 150 बट्टे में 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो खत्म, यानी कितना आ जाएगा 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए चतुर्थ भिन्न का क्वेश्चन है, 1+2/1+3/1+4/5। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको नीचे की तरफ से सॉल्व करना होता है। ठीक है, नीचे की तरफ से इसको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए देखिए क्या सॉल्व करते हैं, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। देखिए इसको लिखते हैं 1+2/1+3। ठीक है, बट्टे में कितना बचेगा यहाँ पे, तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 बचेगा। उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/9। ठीक है, क्योंकि ये बटे में है तो उल्टा करके इसको गुणाकार में लिख दिया मैंने। कितना हो जाएगा, 5×15 बट्टे में 9। ये हो जाएगा आपका 1+2/1+15 बट्टे में 9। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को। 9 एकम 9, 9 और 15 24/9। ये हो जाएगा आपका 1+2/24/9। उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/24। ठीक है, 2 से कट जाएगा आपका 12 बार, तो ये बचेगा आपका 1+9/12। 1+9/12, 3 से काट लीजिए, सॉरी इसको सोल्व करिए, 12 एकम 12 9 21,
कितना जाएगा 21/12। 3 से काटेंगे, 3 से 7, 3 से काटेंगे 4 बार, कितना आएगा 7/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आपका क्या बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है अगला, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैल हैं, तो निम्न में से कौन सा इसका सही है। इसको वेन डायग्राम से बना लेते हैं। सभी कुत्ते हैं यानी कि ऑल डॉग्स आर क्या है, डंकी। डंकी को हम डी ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, डी ओ डंकी और डी फॉर डॉग। ठीक है, सभी गधे क्या हैं, बैल हैं। सभी गधे क्या हैं आपके, बैल, ऑक्स। ठीक है, तब निम्न में कौन सा कथन इसका सही है। सभी कुछ कुत्ते गधे हैं, तो कुछ कुत्ते गधे हैं तो हैं, ये भी सही है आपका। कुछ गधे बैल हैं, कुछ गधे बैल हैं, तो कुछ गधे आपके बैल हैं। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, तो ये भी है। तीनों ही निष्कर्ष क्या है आपके, निकल रहे हैं। ठीक है, तीनों निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं आपके, सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया था। तो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया था, तो ये अपने देश भारत ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, वर्ष 2024 में कौन व्यक्ति था जिसने लॉन्च किया था, तो ये दिल्ली के सौरभ मेहता थे। ठीक है, नाम क्या है इनका, सौरभ मेहता, जिन्होंने बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2024 में खबरों में रहा ग्रीसो 12b क्या है, तो एक क्षुद्र ग्रह है, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है, धूमकेतु है या फिर आकाशीय पिंड है। तो जो ग्लिसे 112b है, ये क्या है, पृथ्वी के आकार का एक क्षुद्र ग्रह है। पृथ्वी का आकार क्या है, बाह्य ग्रह है। ठीक है, जो कि खबरों में रहा था। नेक्स्ट 10 1 10 2 10 3 से लेकर 10 89 तक का मान कितना होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर कितना है 90, तो 10a इंटू 10b की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 1। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए कि यदि दो कोणों का मान, दो कोणों के मानों का योग 90 अंश है, तो उसमें 10a इंटू 10b कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए 1 प्लस 89 कितना बनेगा, 90 बन जाएगा। तो इसको और इसको मिला के कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ही 2 है यहाँ पे, इससे पहले 88 आएगा, तो उसको मिला के 1 बनेगा। तो कुल मिला के इस तरह से ये पूरा सीरीज क्या बना देगी, पूरे सीरीज मिला के आपको 1 बना देगी। ठीक है, कितना बना देगी, तो पूरी सीरीज मिला के आपको 1 बना देगी, जो कि आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 है, b अनुपात c बराबर 15:7 है, तो a अनुपात c क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि a अनुपात b, a अनुपात b कितना दे रखा है, 7:9, जैसा दे रखा है वैसा लिख लीजिए। फिर b अनुपात c कितना दे रखा है, 15:9, 15:9। ठीक है, हमें पूछा किसका है, a और c का अनुपात पूछा है। अब जरा ये बताइए, यहाँ पे जगह खाली है तो सामने वाले को भर दीजिए, इसके सामने जगह खाली है तो इसको सामने वाले को भर दीजिए। अब सामने सामने क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 15 सत्ते 105 और 9 15 नंबर 135 और 9 नेम 81। ठीक है, तो ये आपका ए बी और सी का अनुपात निकल के आ गया, लेकिन हमसे पूछा किसका है, ए और सी का। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 105 और सी की वैल्यू कितनी है 81। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितने से कटेगा आपका ये, तो ये कटेगा आपका 3 से। कितने से कटेगा, तो आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 35 बार और 3 से कटेगा आपका 27 बार। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, क्या कि जो बी अनुपात सी था वो 15:7 था, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका 7 आएगा। तो 9 साल कितना होगा, 63। यहाँ 63 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 63। इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी, सॉरी ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 105 अनुपात 63। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, 7 से कटेगा आपका ये, 7 से 15 बार, 7 से
9 बार, फिर 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा आपका 3 बार। अनुपात कितना आ जाएगा? 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे भाग होने में उसमें 80 लीटर पानी आता है तो आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा? जब 1/3 भाग भरा था तो कितना पानी आता है? 80 लीटर। 1/3 मतलब 3 में से 1 भाग भरा है, तो पूरा भाग भरा हुआ तो कितना आएगा? तो पूरा भाग यानी कि 1 भाग भरा हुआ तो कितना पानी आएगा? तो 8 दिया 24, यानी 80 दिया 240, यानी कि जब टंकी पूरी भरी होगी तो पानी कितना आएगा? 240 लीटर आएगा। ठीक है, जब 1/3 भरा तो 80 लीटर आता है, जब पूरी भरी होगी तो कितना आएगा? 240 लीटर आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या? आधा भरा, तो आधा कर दीजिए, इधर भी 2 का भाग कर दीजिए, इधर भी 2 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 120 लीटर। यानी जब टंकी आधी भरी होगी तो पानी कितना आएगा? 120 लीटर। क्लियर? सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 25 मई, 13 जून या फिर 8 जुलाई। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है आपका 25 मई को। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी थी? दक्षिण कोरिया, टर्की, फिलीपींस या फिर जॉर्डन। तो ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी थी आपकी फिलीपींस को। ठीक है, बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस मिसाइल किस किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? तो भारत और रूस के सहयोग से बनाई जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।